तो चलिए दोस्तों, संगीत के इस नए सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग के लिए मैं जैसा कि बता दूँ, ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं, यह वो जितना भी प्रश्न है आपके, तो ये टोटल प्रश्न हम आपको इसमें करवाने वाले हैं। दोस्तों, यह जो है प्रश्न आपके बीपीएससी के दृष्टिकोण से, एस्टेट के दृष्टिकोण से, या फिर ईएमआरएस के दृष्टिकोण से, या फिर आप बोले तो डीएसएसएसबी के दृष्टिकोण से, तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है। ठीक है, आपके एस्टेट और बीपीएससी तो खास करके जो है इसमें पूरा कवर हो जाएगा, और ये आपके ईएमआरएस, डीएसएसबी भी। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग देखना शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अब ले चलता हूँ प्रश्न की ओर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/8वें मात्रा काल की एक गति पर एक स्वर का कंपन खाली स्थान प्रकार की गमक है। देखिए, 1/8 मात्रा के काल के अगर पूछा जाए तो 1/8 मात्रा के काल के बारे में क्या है, तो ये कौन सा गमक होगा? 1/8 जो कहते हैं, तो वो सही जवाब क्या हो जाएगा? तिरिप। ठीक है, कौन सा? तिरिप गमक। ये हो जाएगा हमारा तिरिप गमक, 1/8 मात्रा काल का। अब आगे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि तानसेन खाली स्थान के शिष्य थे। यानी कि दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे जो ऐसे घुमाया है कि तानसेन जो है वो किसके शिष्य थे, या फिर तानसेन के गुरु कौन थे, तो सेम प्रश्न वही होगा। तो जो इनके गुरु कहे जाते हैं वो कौन? स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी तानसेन जो है स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। ठीक है, प्रश्न पे रहेंगे, कहीं से कन्फ्यूजन नहीं होना है। शिष्य थे किसके? स्वामी हरिदास जी के। कौन? तो तानसेन। और तानसेन के गुरु कौन हो गए? तो स्वामी हरिदास। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि उत्पन्न करके एक ताल में लयों को गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जब हम ध्वनि उत्पन्न करेंगे, यानी कि आघात करेंगे, तभी तो ध्वनि उत्पन्न होगा। तो जब हम ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो उसके जो है आपके ताल में लयों को गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ताल में जो लय जो गिनते हैं, जो ताल गिनते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको काल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित चारों में से कौन सा ताल का अंग नहीं है? देखिए, अंग नहीं है, जैसा कि ताल के अंग के बारे में मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि ताल के 6 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अनुद्रुत, द्रुत, ठीक है, द्रुत, अनुद्रुत हो गया, द्रुत हो गया, लघु हो जाता है आपका, लघु, फिर हो जाता है आपका गुरु हो जाता है, फिर हो जाता है आपका प्लूत, और एक होता है ये आपका काकपद। ठीक है, तो यहाँ पे काकपाड़ा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वर्ड समझिएगा, इसीलिए तो आप लोग को ये डिटेल में समझाते हैं। तो ये आपका काकपद। तो ये तीनों जो है आपके हैं, लेकिन कौन नहीं है? तो ये आपका अतिद्रुत नहीं है। ठीक है, तो ताल के अंग में ये शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कोमल रे को खाली स्थान स्वर कहा जाता है। यानी कि कोमल रे जो है वो उसको क्या कहा जाएगा? तो कोमल रे को क्या कहा जाएगा? विकृत स्वर। क्या कहे जाएंगे? कोमल रे, तो वही वो तो विकृत ही है ना, तो विकृत स्वर ही कहा जाएगा कोमल रे को। अगला प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है, यदि एक राग में 6 स्वर आरोह में और 7 स्वर अवरोह में, तो इसकी जाति क्या होगी? देखिए, कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछा है दोस्तों। इजी है, लेकिन वर्ड इसका जो स्टैंडर्डिटी देखिए पूछने का। तो ये क्या हो जाएगा? 6 स्वर और 7 स्वर, तो क्या हो जाएगा? सार्वध और संपूर्ण। क्या हो जाएगा? सार्वध संपूर्ण। ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब, सार्वध और संपूर्ण। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चारों में से कौन सा अचल स्वर है? देखिए, अचल स्वर, जैसा कि आपको बता दें कि अचल स्वर आप देखे हैं कि अचल स्वर कितने होते हैं? अचल स्वर 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सा और एक होता है प। तो सा और प अचल स्वर हैं, तो यहाँ पे कौन सा हमें मिल रहा है? यहाँ पे प मिल रहा है। ठीक है, पा लिखा हुआ है, प मिल रहा है, ये सही जवाब हो जाएगा इसका प। अगला प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में चारों में से कौन सा एक ध्रुपद का भाग नहीं है? देखिए, ध्रुपद की भाग की बात करें तो ध्रुपद के 4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अस्थाई, अस्थाई, उसके बाद फिर आपका हो गया अंतरा, फिर हो जाता है आपका संचारी और आभोग। ठीक है, मैं जहाँ तहाँ लिख दिया, क्या करूँ, कोई बात नहीं। तो अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग, तो ये अस्थाई है, अंतरा भी है, संचारी भी है,
लेकिन ये भोग नहीं, अगर आ भोग होता तो ये ठीक होता, लेकिन कौन सा भाग नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपका भोग जो है भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे आपको देखने को जो मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है कि वह गति जिस पर गाना गाया जाता है, देखिए जिस पर गाना गाया जाता है वह गति को क्या कहते हैं? तो वो गति जो होता है उसको लय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लय। जिस लय में ही तो हम लोग गाना गाते हैं ना, तो लय कहते हैं। अगला प्रश्न है म प ध नि, ये आपके सब सारे जो है मंद्र सप्तक के स्वर हैं, ऐड किया गया है इसको सबको एक साथ। तो म प ध नि सारे ग म, प ध नि सा रे ग म प, यहाँ पे आप तार सप्तक देख रहे हैं। तो ये जो है तान का प्रकार पहचानना है, ये कैसा तान है। तो ये तान जो है आपका कैसा है? ये आपका पलटा तान है। कैसा है? पलटा तान है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक सप्तक में अगर स्वरों की कुल संख्या की बात करें तो 12 स्वर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कोमल गम धनी तीख ऋषभ चढ़त गनी न सुट्टाई गधवादी संवादी ते, ये आपके कहाँ? तो इसको यहाँ पे खाली स्थान में भरना है कि इसमें क्या भराएगा? वादी संवादी ते, तो ये कौन सा राग कहाई? तो ये आपके ध ग जो है आपके वादी संवादी है, तो ये आपके आसावरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आसावरी राग, क्योंकि इसमें ध ग जो है वो आपके वादी संवादी माने जाते हैं। किसमें? आसावरी में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। राग मियाँ मल्हार किस थाट से आता है? तो राग मियाँ मल्हार की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो मियाँ मल्हार जो है वो आपके काफ़ी थाट से माना जाता है। ठीक है, राग मियाँ मल्हार के रचना का ये किसने रचना की? तो ये आपके तानसेन, याद रखना है, तानसेन ने इसकी रचना की। मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, ये सब तानसेन। अगला प्रश्न है नी सा रे ग मग म ग रे ग रे सा, तो ये आपके जो है यहाँ पे देख सकते हैं म तीव्र लगा है। तो ये जो है राग पहचानना है कि किस थाट का है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट इसका जवाब देना है। तो जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों आपके पुरिया। ठीक है, ये आपका पुरिया लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है ये पुरिया का है। ठीक है, पुरिया। चलिए आगे देख लेते हैं। नी सा म मग पम ग मग रेसा, ये जो है आपके जो राग पहचानना है कि ये किस थाट का राग है, ये कौन सा राग है। ठीक है, तो ये राग पहचानना है इसको कि कौन सा राग है। तो 15 का जवाब क्या हो जाएगा इसका? 15 का जवाब हो जाएगा आपका बिहाग। ठीक है, ये राग बिहाग का स्वर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है हमारा। ये क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि यह कहा जाता है कि 16 नंबर में कि यह कहा जाता है कि खाली स्थान ने गायन की टप्पा शैली की खोज की। तो देखिए, तो प्रश्न सिंपल है दोस्तों, गायन के टप्पा शैली की खोज किसने की? तो आपके सोरी मियाँ इसका जवाब हो जाएंगे। कौन? सोरी मियाँ ने। चलिए अब आगे देख लेते हैं। गायन की ठुमरी शैली के लिए लखनऊ और बनारस प्रसिद्ध है। यह जो है कथन क्या है? सही है या गलत है? तो गायन की ठुमरी शैली के लिए लखनऊ और बनारस जो है क्या है? प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह कथन सत्य है। लखनऊ और बनारस जो है आपका प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर का है कि तंबूरे का लंबा लकड़ी वाला भाग जो तुम्बे से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? तुम्बे से जो जुड़ता है जहाँ पे, वो क्या कहलाता है? तो वो लंबा जो लकड़ी वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको डांड बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डांड बोला जाता है। और जो आपका ये जहाँ पे जुड़ता है ना आके, यहाँ पे जुड़ा, तो यहाँ पे इसको जो बोलते हैं ये आपका गुल्लू होता है। ये वाला यहाँ पे जो जुड़ता है यहाँ गुल्लू होता है और इसको डांड बोलते हैं। ठीक है, लंबा वाला भाग। चलिए अगला प्रश्न है कि चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है? देखिए, ये होता है और ये होता है। तो ये जो आपका है यहाँ पे ये स्याही होता है और ये आपका
चाटी होता है। तो ये दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो दोनों के बीच के भाग को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं, लब। ठीक है, उसे कहा जाता है लब या मैदान, लब या मैदान कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, 20 नंबर का प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध म कर्नाटक में संगीत में क्या कहलाता है। तो शुद्ध म जो हमारे यहाँ जो होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे प्रतिमा हो जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत में प्रतिमा हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कर्नाटक संगीत का षट श्रुति दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत में खाली स्थान कहलाता है। वहाँ का जो षट श्रुति जो होता है वो क्या कहलाता है यहाँ, तो वो यहाँ पे कहलाएगा आपका, क्या कहलाता है, कोमल नी। षट श्रुति ध, ये आपको जो द दिख रहा है ना, ये आपका ध है। ठीक है, तो षट श्रुति ध जो है आपके कोमल नी कहलाते हैं, कोमल नी कहलाते हैं। तो द वहाँ नहीं देखना है, ध देखना है, ध था वो। अगला प्रश्न है, पंडित बी डी पलुस्कर खाली स्थान में जन्मे थे। देखिए बी डी पलुस्कर का जन्म कहाँ हुआ था, प्रश्न पूछने का मतलब ये है, तो इसका जवाब क्या देना है। बी डी पलुस्कर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ हुआ था आपका कुरंडवाड़ में। कहाँ हुआ था, कुरंडवाड़ में। ठीक है, बी डी पलुस्कर की अगर बात कर ले तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म माना जाता है कि 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1872। और भातखंडे जी की जन्म 1860 ईस्वी में हुई थी, और ये आपके पलुस्कर जी की जन्म हुई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अभिनव राग मंजरी द्वारा लिखा गया स्वामी हरिदास द्वारा लिखा गया स्वामी हरिदास या अहोबल या बी डी पलुस्कर या वी एन भातखंडे। तो जवाब इसका देना है कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। डायरेक्ट सिंपल ऐसे समझ लेना है। तो जो अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं वो कौन है, भातखंडे जी। ठीक है, भातखंडे जी इसके लेखक हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ क्या कह रहा है, मैरिस संगीत महाविद्यालय खाली स्थान द्वारा स्थापित किया गया। देखिए मैरिस संगीत के बारे में पूछा जा रहा है। हम लोग आइए ऑप्शन हम लोग यहाँ देखते हैं, क्योंकि हम लोग का ऑप्शन जो है यहाँ पे है। तो मैरिस म्यूजिक ऑफ कॉलेज की स्थापना किसने की, तो इसका जवाब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैरिस का जवाब हो जाएगा पंडित वी एन भातखंडे। ठीक है, पंडित वी एन भातखंडे जी ने मैरिस म्यूजिक ऑफ कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किन्नरी वीणा का आविष्कार किसने किया। तो किन्नरी वीणा के आविष्कारक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके मतंग। किन्नरी वीणा का आविष्कार मतंग ने किया। और एक आपका पूछा जाता है द्वादश स्वर मूर्छना, द्वादश स्वर मूर्छना, तो इसके भी आविष्कारक मतंग मुनि को ही माना जाता है, और किन्नरी वीणा के आविष्कार मतंग ने ही किया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सारंगदेव के अनुसार इन चारों में कौन सा ऐसा है जिसमें किसी राग को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो किसमें राग को श्रेणीबद्ध नहीं करेंगे दोस्तों, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, कृपांग राग। ठीक है, ये कृपांग राग इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो है श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो खाली स्थान के काल में थे। तो अमीर खुसरो जो थे वो खिलजी काल में थे। कब थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो थे आपके, खिलजी, उनके ये दरबारी गायक थे अमीर खुसरो, जो कि बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार किए। आपके कव्वाली गायन का आविष्कार इन्हें ही श्रेय जाता है, फिर तबला के आविष्कारक, सितार के आविष्कारक, तो ये सब चीज़ें जो है। चलिए अब आप देखते हैं 28 नंबर, गोधूली और प्रातःकाल गाए जाने वाले राग क्या कहलाते हैं। तो प्रातःकाल जो राग गाए जाएंगे, गोधूली और प्रातःकाल वाले राग को क्या कहेंगे, तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं संधि प्रकाश राग, जो कि प्रातःकाल में 4 से लेकर 7 बजे के समय के बीच में गाया जाता है। तो ये हो गया आपका उषाकालीन संधि प्रकाश। अगर वही चीज़ अगर शाम में 4 से 7 गाया जाए तो ये संधि प्रकाश तो होगा ही, लेकिन ये सायंकालीन संधि प्रकाश होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जरा सा हम लोग, अब क्या देख लेते हैं इसमें पूछा जा रहा है कि राग तरंगिणी खाली स्थान की संगीत पर रचना है। तो राग तरंगिणी किसकी रचना है, संगीत पर जो ये तो रचना है, लेकिन किसकी रचना है, तो ये लोचन झा की रचना है। किसकी, लोचन झा की रचना है राग तरंगिणी। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। चतुर्दंडी प्रकाश का, देखिए लोचन का पूरा नाम पूछा जाता है जी, तो लोचन का नाम जो आपको बताना है वहाँ पे झा लगा देना है, लोचन झा। ठीक है,
अगला प्रश्न है चतुर्दंडी प्रकाशिका खाली स्थान की संगीत पर रचना है। तो चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है आपके वेंकटमुखी की रचना है। वेंकटमुखी ने कितने मेल माने हैं? तो वेंकटमुखी ने 72 मेल माने हैं। ठीक है, कितने मेल? 72 मेल। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ताल, चौताल या चार ताल में मात्राएं ये में आपको बताना है मात्राएं, खंड और मात्राओं में ये आपकी खाली ताली सब बतानी है। तो देखिए चार ताल में सबसे पहले हम बात करें तो कितने मात्रा होते हैं? चार ताल में 12 मात्रा होते हैं। ठीक है, अगर इसकी विभाग की बात करें चार ताल में 12 मात्राएं और खंड कितने होते हैं? इसके खंड 6 होते हैं और आपके 3 मात्राओं पर क्या होती है? तीसरी और सातवीं मात्राओं पर खाली होती है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, 12 मात्रा, 6 खंड और तीसरी और सातवीं पर खाली। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 3 ताल के चौगुन में मात्राओं की कुल संख्या क्या है? तो 3 ताल में कितना होगा? 3 ताल के अगर हम चौगुन करेंगे तो 3 ताल में कितना मात्रा? 16 मात्रा। ठीक है, 3 ताल का 16 मात्रा। अगर इसके हम चौगुन करते हैं तो क्या जवाब हमारा आ जाएगा? तो इसके चौगुन में मात्राओं की कुल संख्या क्या होगी? तो मात्राओं की कुल संख्या इसमें 16 मात्रा होते हैं, तो मात्राओं की संख्या इसमें बढ़नी चाहिए जी, मेरे ख्याल से बढ़नी चाहिए। यह प्रश्न जो है आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसका मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। यह प्रश्न आप लोग देखिए ज़रा सा, मुझे कमेंट कीजिए। वैसे आंसर इसका 16 दे रहा है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए आप लोग इसको देखिएगा, उसके बाद फिर कमेंट कीजिएगा ये चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि चौगुन करेंगे तो मात्रा तो वही होगी, मेरे ख्याल से भी 16 होना चाहिए, लेकिन क्लियर जरा सा आप लोग भी हो लीजिए। मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ और क्लियर भी नहीं हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न है ताल दादरा लयकारी में लिखा गया है। तो ताल दादरा की लयकारी जो है वो किस लयकारी में लिखा गया है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 33 का जवाब हो जाएगा आपके किस लयकारी में? आपका जवाब है धा। ये आपका फिर ये धिन, धा धिन, ये इस तरह का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं आगे यहाँ पे क्या दे रहा है, लिखा जाता है। इसके ऑप्शन को देखिए आप लोग। तो सब कुछ आप लोग ये सब देख लिए, ये इसका जो है मात्रा है। अब यहाँ पे देखिए क्या किस में लिखा जाता है, तो इसका जवाब क्या देना है? इसका जवाब देना है 33 का आड़, यानी कि क्या हो जाएगा? आड़ में लिखा जाता है। ठीक है, आड़ में। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है एक ताल में खाली को पलुस्कर चिन्हांकन प्रणाली में खाली स्थान से दर्शाया जाता है, यानी कि किससे दर्शाया जाता है? किसके लिए भाई? तो चिन्हांकन ये पलुस्कर जी का खाली के लिए। तो भैया खाली है यानी कि कुछ नहीं है। ठीक है, जीरो है, खाली है, तो ये ऐसे दर्शाया जाता है। 34। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि पलुस्कर चिन्हांकन प्रणाली में मंद्र सप्तक धा, मंद्र सप्तक जो आपका धा खाली स्थान के रूप में दर्शाया जाता है। तो मंद्र सप्तक के लिए क्या करते हैं? मंद्र सप्तक के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया एक डीपली क्लास जो उसमें बताए थे हम कि क्या क्या किया जाता है, जो आपके जो स्टार्टिंग में जो हम पढ़ा रहे थे जीरो टू हीरो जो आपके रिवीजन करवाते हैं, उसमें मैंने बताया था सब कुछ, दोनों का अंतर भी बताया था। तो इसको क्या जवाब हो जाएगा इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका धा। इसके नीचे क्या होता है? बिंदी लगाया जाता है। मंद्र सप्तक के नीचे में बिंदी लगाया जाता है। ठीक है, और ये आपका तार सप्तक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रागों के मूल रूप से हटकर एक समीप राग यानी कि संप्रकृति राग की झलकियां दिखाना क्या कहलाता है? देखिए मूल रूप से अगर हम हट जाएंगे और दूसरे राग में जाकर हम झलकियां दिखाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आविर्भाव। क्या कहेंगे? आविर्भाव। और दूसरे से जाकर फिर वापस अपने में आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको? तिरोभाव। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये चीज़। अगला प्रश्न है चारों में से कौन सा राग रागनी वर्गीकरण का एक मत नहीं है? देखिए बात कर लेते हैं। शिव मत है, हनुमान मत है, आपके कौन सा मत नहीं है? विष्णु मत या ब्रह्म मत, इन दोनों में से आपको एक चूज करना है। तो कौन सा नहीं है? चलिए फटाफट इसका जो जवाब होने वाला है कि कौन सा नहीं है, तो ये आपका विष्णु मत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा विष्णु मत, ये आपका ब्रह्म मत है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वरों से बनी रचना परंतु किसी ताल विशेष में न हो तो वो क्या कहलाती है? स्वरों से रचना तो बनी होती है लेकिन वो ताल में बंधी नहीं होती है, तो ताल में तो वो क्या कहलाएगी? अनिबद्ध ही कहलाएगा ना। देखिए प्रश्न यहाँ पे जो है कैसे कैसे देखिए दिए जाते हैं दोस्तों, अनिबाद, जबकि ये होगा क्या होगा? अनिबद्ध होगा। ठीक है, तो वही चीज़ बस पढ़े रहिएगा तो आप लोग तभी तो ध्यान में आएगी।
ये सब सारी बातें, तो जवाब हो जाएगा अनिबद्ध। चलिए आगे देख लेते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, स्वर विशेष को गाते समय यदि हम स्वर एक स्वर या ऊपर या नीचे को जानबूझकर छूते हैं। देखिए अगर ये हम स्वर गा रहे हैं सा, तो अगर हम ये यहाँ पे एक नीचे देख लेते हैं और यहाँ पे ये अगर ऊपर, हम जानबूझ के क्या करते हैं, हल्का सा स्पर्श मात्र करके हम आगे बढ़ के फिर ये करते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब जो है आपके कर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या है ये सब, इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, जवाब हो जाएगा कर्ण। चलिए अगला प्रश्न है कि दोपहर 12 बजे अर्धरात्रि यानी कि रात्रि जो है 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे के बीच गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं, यानी कि पूर्वांगवादी होगा या उत्तरांगवादी होगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपके उत्तरांगवादी। ठीक है, उत्तरांगवादी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, राग तोड़ी के वादी स्वर और संवादी स्वर क्रमशः हैं। तो देखिए तोड़ी का जो वादी और संवादी जो स्वर होगा वो क्या होगा, चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारा कौन सा, धागा या फिर आपका गाधा या फिर गानी या फिर नीगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब जो होने वाला है, सही जवाब इसका हो जाएगा धा और ग। ठीक है, ये आपके आसावरी का भी होता है और तोड़ी का भी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि गायन की ध्रुपद शैली 15वीं सदी में किसके द्वारा खोजी गई थी। तो ये आपके राजा मान सिंह तोमर के द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, क्लियर हो गया, ये राजा मान सिंह तोमर के द्वारा खोजे गए थे। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में तराना को खाली स्थान कहते थे। देखिए तराना को क्या कहा जाता था, प्राचीन काल की बात हो रही है, तो 43 में तराना को कहा जाएगा, इनमें से कुछ नहीं, तराना का कुछ अलग ही नाम है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आ गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए इस चीज़ को कि उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी वहाँ से जान जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक तराने में मृदंगम के बोल हैं तो इसे खाली स्थान कहते हैं। अगर तराने में मृदंगम के बोल हैं तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे दोस्तों, उसे आपके चतुरंग कहेंगे। और चतुरंग के कितने अंग, चतुरंग के 4 अंग ही होते हैं ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। मियाँ मल्हार रागों का संयोजन है, यानी मियाँ मल्हार कौन कौन से रागों का संयोजन है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा, मियाँ मल्हार आपके एक हो जाएगा आपका कान्हड़ा और मल्हार। कान्हड़ा और मल्हार के संयोजन से क्या बना है, मियाँ मल्हार। ठीक है, याद रखना है, कान्हड़ा और मल्हार से मियाँ मल्हार बना है। और मियाँ मल्हार की रचना किसने की, तानसेन ने। अगला प्रश्न है, तीखे रेधा कोमल गमनी अरोहत रेधाहीन, रेधा यानी कि उसमें नहीं लगता है, समवादी संवादी थे और खाली स्थान चिन्ह। तो ये बताना है, ये आपके किसके अनुसार है, राग चंद्रिका सार के अनुसार है। तो बताना है ये कौन सा जो आपका ये राग है उसका बोध करवा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका बागेश्री। ठीक है, बागेश्री। बागेश्री में क्या होता है, मौसा इसका वादी संवादी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, बागेश्री में तो आपका वादी और संवादी की बात कर, अच्छा संवादी वादी, तो वादी म संवादी सा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ये आपके यही हो जाएंगे बागेश्री। अगला प्रश्न है, राग यमन का गायन समय क्या होता है। तो देखिए राग यमन की अगर गायन समय की हम बात कर ले तो राग यमन रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाने वाला राग है। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित चारों में से कौन सा संप्रकृतिक राग नहीं है। तो कौन सा जो है संप्रकृतिक राग किसी का नहीं है। दोस्तों मान लीजिए कोई राग है, उसका संप्रकृतिक राग वो किसी का नहीं होगा, तो वो अकेले होगा, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका देशकार। कहने का तो मतलब यही समझ में आ रहा है यहाँ से, देशकार। चलिए आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, नाद को धीमे या तेज सुने जाने के लिए बदले जाने की संकल्पना खाली स्थान कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, तेज या धीमे, तो उसको सुने जाने, जो बदले जाने की जो संकल्पना होती है उसे कहते हैं पिच। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पिच। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपके 49 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए और आगे जो है हम आपको टोटल सेट हम करवा देंगे, इसलिए आप लोग
जितना पढ़ाए हैं उतना आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है दोस्तों। पूछे जाने की बहुत अधिक से अधिक संभावना बनती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया-बढ़िया प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है? तो चलिए मुझे फटाफट कमेंट कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा है। और दोस्तों आप लोग के लिए और जो प्रयास, जैसा कि मैंने कहा था कि आपके प्रश्नों के लिए जो उच्च कोटि के जो प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों के लिए भी मैं प्रयास में रहा हूँ और लगा हूँ, तो कर भी रहा हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।